हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसका पहला चैप्टर, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया, पहले चैप्टर का नाम आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो उसमें हम लोग चर्चा कर चुके कि आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग चर्चा किए आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। फिर चर्चा की गई कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे कि दो वस्तुएं यदि आवेशित हैं, चाहे वो दोनों धनावेशित हैं या दोनों ऋण आवेशित हैं, या एक वस्तु धन आवेशित और एक ऋण आवेशित, तो उनके बीच बल जो है कितना लगेगा, बल की प्रकृति क्या होगी, इसके लिए कूलम्ब ने एक नियम दिया जिसे कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ कहा जाता है। तो यह नियम क्या है? तो ये नियम है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणन का अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत सारे किताब में अनुक्रमानुपाती की जगह पर केवल शब्द समानुपाती लिखा गया है, लेकिन समानुपाती तो हम कहते हैं इस चिन्ह को। अब ये जो समानुपाती संबंध है वो दो तरह का होता है, एक सीधा समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक उल्टा समानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सीधा समानुपाती के लिए ही शब्द है अनुक्रमानुपाती। तो इस नियम में ध्यान ये देना है, शर्त है दो बिंदु आवेशों, यहां बिंदु का मतलब क्या है, जो भी वस्तु आवेशित है उसका आकार अति सूक्ष्म होना चाहिए, तभी इस नियम का उपयोग किया जा सकता है। तो इस नियम को एक बार हम लिख देते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणन का अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमेशा ध्यान देना है, जब भी दो आवेशों के बीच बल लिखना है या बल की गणना करनी है, तो आवेशों का केवल परिमाण लेना है। क्यों? क्योंकि आवेशों के चिन्ह से बल की प्रकृति जो है निर्धारित होती है। अगर दोनों धनावेशित हैं तो प्रतिकर्षण, दोनों ऋणावेशित हैं तब भी प्रतिकर्षण, एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है तब उनके बीच क्या होगा, आकर्षण। तो इस नियम से दो बिंदु आवेशों के बीच, यानी दो वस्तुएं अगर आकार में बहुत छोटी है तो लगने वाले बल की गणना की जाती है। अब देखिए,
मान लीजिए ये दो बिंदु आवेश है Q1 और एक है Q, इनके बीच की दूरी है R। अब इन दोनों के बीच लगने वाले बल F समानुपाती, ये चिन्ह है Q1 इंटू Q, कहिएगा इसको ऊपर के लिए। तो चूंकि यह बल आवेशों के परिमाण के गुणन का अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब बटा में हो गया आवेश। अब इस समानुपाती चिन्ह के जगह पर बराबर का चिन्ह, ये के समानुपाती नियता Q1 Q2 बाई आवेश। अब यहां पर के जो है यह समानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच उपस्थित पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थों के लिए के का मान अलग अलग होता है। अब के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, इस चिन्ह को पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ये क्या है? तो एप्सिलॉन को कहते हैं पदार्थ की विद्युतशीलता, अंग्रेजी में इसको कहते हैं परमिटिविटी। अब विद्युतशीलता शब्द आ गया, तो यह विद्युतशीलता पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि वह आवेशों के बीच लगने वाले बल को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब इस सूत्र में के जगह पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दिया, Q1 इंटू Q2 बाई आवेश। ये मूल सूत्र हो गया। अब यहां से ये जो विद्युतशीलता का संकेत है एप्सिलॉन, तो कई बार पूछा जाता है कि विद्युतशीलता का मात्रक एवं विमा क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये 2-3 बार पूछा गया है अभी तक। तो देखिए यह जो हम लोग सूत्र लिखे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आवेश। अब यहीं से हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई F, इधर आ गया आवेश। इसी सूत्र से आप इस विद्युतशीलता का SI मात्रक भी लिख सकते हैं और विमा भी लिख सकते हैं, स्वयं लिख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कैसे लिख सकते हैं। तब पिछले क्लास में आप जाइएगा, देखिएगा आवेश का SI मात्रक हम लोग क्या लिखे, कूलम्ब। 2 आवेशों का गुणन है तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। अब बटा में यहाँ पर F संकेत है बल का, तो बल का SI मात्रक आप जानते हैं न्यूटन। तो न्यूटन को हम लोग संकेत में क्या लिखते हैं, M। R किसका सूचक है, दूरी का। दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या हो गया, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को मिलेगा लिखा हुआ, या कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2। इसको नीचे से ले जाकर ऊपर लिया। तो अगर पूछ दे कि विद्युतशीलता का SI मात्रक निम्नलिखित में कौन है, ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। ये सूत्र आपको तो याद रहेगा ही, तो इस पर बहुत सवाल भी हम लोग बनाएंगे। इसी सूत्र के द्वारा इस मात्रक को लिख लेंगे। अब इसी से विमा भी लिख सकते हैं इस विद्युतशीलता का, तो आवेश का स्क्वायर, और आवेश का हम लोग विमा क्या लिखें, IT या AT, कोई एक ही उपयोग कीजिएगा।
तो कूलम्ब स्क्वायर यानी I स्क्वायर टी स्क्वायर बटा F बल का विमा m(L)T⁻²। r दूरी है, स्क्वायर है, दूरी का विमीय संकेत L स्क्वायर। अब ये बराबर हो गया, इस m को ऊपर ले जाकर लिखिए m का पावर -1, L का पावर यहाँ 1 है और L का पावर यहाँ 2 है। क्या हो गया? तो दोनों आधार सेम है, तो घात जुट गए, L का पावर 3 नीचे से ऊपर चला गया, L का पावर -3। यहाँ पर T का पावर -2 है, यहाँ T का पावर 2 है, इस नीचे से ऊपर इसको ले जाइए, प्लस हो जाएगा, तो T का पावर 4 हो गया I स्क्वायर। तो अब हम लोग जान गए यह जो विद्युतशीलता है इसका मात्रक क्या है और विमा क्या है। अब निर्वात की विद्युतशीलता, इसको हम लोग सूचित करते हैं एप्सिलॉन 0, इसको एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं। इसका मान निश्चित है 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। अब किसी पदार्थ की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता या उसी को उस पदार्थ का परावैद्युतांक या पदार्थ की विशिष्ट प्रेरण धारिता, संक्षेप में SIC कहा जाता है। पदार्थ की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसी को कहते हैं पदार्थ का परावैद्युतांक या इसी को कहते हैं पदार्थ की विशिष्ट प्रेरण धारिता, संक्षेप में SIC। विशिष्ट प्रेरण धारिता, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस कहा जाता है। क्या कहा गया? पदार्थ की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसी के जगह पर क्या लिखा हुआ मिलेगा? पदार्थ का परावैद्युतांक या पदार्थ की विशिष्ट प्रेरण धारिता कहा जाता है। तब आपेक्षिक विद्युतशीलता के लिए संकेत एप्सिलॉन R का उपयोग किया जाता है। तो एप्सिलॉन R बराबर सूत्र क्या हो? तो एप्सिलॉन चिन्ह हम लोग किसके लिए उपयोग किए? पदार्थ की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता के लिए एप्सिलॉन नॉट। इस सूत्र को याद रखना है। किसी भी पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक या विशिष्ट प्रेरण धारिता एप्सिलॉन R बराबर सूत्र क्या हो गया? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां से आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन R। तो जो हम लोग कूलम्ब का नियम लिखे हैं
उसको इस रूप में लिख सकते हैं, F इक्वल 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन के जगह पर साइलन R एप्सिलॉन Q1 Q2/R। अब जब भी आपको कोई सवाल दिया जाए तो अगर आवेशों के बीच कोई पदार्थ उपस्थित है तो उसका जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है एप्सिलॉन R का मान दिया रहेगा। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान फिक्स है। सवाल में दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है। अब देखिए, हवा या निर्वात के लिए एप्सिलॉन R बराबर है। अगर आवेशों के बीच क्या है, निर्वात है या हवा उपस्थित है, तब इस सूत्र में एप्सिलॉन R के जगह पर क्या लिखा जाएगा, A। तो मान लीजिए कि अभी दो आवेशों के बीच वायु उपस्थित है, तब लगने वाले बल को संकेत F A यहाँ पर लगा दिए। A यहाँ पर सूचक है हवा के लिए, तो सूत्र क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इसका मान 1 हो गया, Q1 Q2/R। यह जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है, इसका मान हवा या निर्वात के लिए तो 1 हो गया। इसके बाद कोई भी पदार्थ उपस्थित होगा उसके लिए इसका मान 1 से अधिक होगा। धातुओं के लिए तो इसका मान इन्फिनिटी, अनंत होता है, क्योंकि अगर दो आवेशों के बीच कोई धातु रख दीजिए तो आवेश उसके संपूर्ण भाग में वितरित हो जाएंगे, तो वहां पर उनके बीच बल ही शून्य हो जाएगा, यानी इस एप्सिलॉन R का मान इन्फिनिटी। किसके लिए? धातुओं के लिए। धातुओं के लिए एप्सिलॉन R बराबर क्या हो जाएगा, तो जब भी अगर पहले से मान लो आवेशों के बीच क्या उपस्थित है, वायु या निर्वात है, कुछ बल लग रहा है, सवाल पूछे उन दोनों के बीच कोई कांच का प्लेट रख दिया गया, बल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित रूप से कांच के लिए एप्सिलॉन R का मान 1 से अधिक होगा। तो कांच को प्रवेश कराते ही यानी यहाँ पर एप्सिलॉन R के जगह पर कुछ अंक आ जाएगा, यानी बल का मान क्या होगा, घट जाएगा। याद कर लेना है, जब भी दो आवेशों के बीच हवा या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य पदार्थ को प्रवेश करा दीजिएगा तो उनके बीच लगने वाला बल क्या है, घट जाएगा। अब देखिए, यहां पर ये जो मान है, इसमें पाई और इसका मान रखकर जब हम लोग हल कर देते हैं तो इसका मान आ जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोमीटर। सवाल बनाने के क्रम में इसके स्थान पर डायरेक्ट इतना मान आप लिखिए, ये नहीं कि पाई का मान अलग लिखिए, एप्सिलॉन नॉट का अलग लिखिए, इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई नहीं। अगर सवाल में दोनों आवेशों के बीच किसी माध्यम की चर्चा है तो उसके लिए आपको एप्सिलॉन R का मान दिया रहेगा। अगर कोई माध्यम की चर्चा नहीं और ये भी नहीं लिखा है कि हवा है या निर्वात है, तो आप इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। अब जो है, अगर कोई माध्यम उपस्थित है तो सूत्र A बराबर हम लोग क्या लिखें, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। और जब वायु उपस्थित है तो इतना होगा। अगर हम इसको FA/F डिवाइड करें तो इसमें इससे भाग दीजिएगा, देखिए ये पोर्शन और ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर सूत्र एप्सिलॉन, तो FA बराबर एप्सिलॉन R × F। इस सूत्र से भी स्पष्ट है कि हवा या निर्वात की स्थिति में बल का मान अधिकतम होगा। जैसे आवेशों के बीच कोई दूसरा पदार्थ उपस्थित होगा, बल का मान जो है। अब इस सूत्र से एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित किया जाता है। कई बार पूछा है, एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करें, तो कैसे आप परिभाषित कीजिए, तो देखिए, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर हम लोग 1 कूलम्ब लिख लें,
और r इक्वल टू 1 मीटर। तब एफ ए बराबर क्या बचता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू 9 × 10⁹ तब एक कूलम्ब आवेश को कैसे परिभाषित कीजिएगा, जब समान परिमाण के दो बिंदु आवेश हवा या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं और प्रत्येक आवेश पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है, तब प्रत्येक आवेश के परिमाण को एक कूलम्ब आवेश कहा जाता है। यही परिभाषा होगा। कैसे लिख देते हैं, जब समान परिमाण के दो बिंदु आवेशों को हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है और प्रत्येक आवेश पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है, तब प्रत्येक आवेश का परिमाण 1 कूलम्ब। हम परिमाण शब्द का इसलिए उपयोग कर रहे हैं, आवेश दोनों धनात्मक हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, एक धनात्मक हो सकता है, एक ऋणात्मक हो सकता है, उससे इस परिभाषा पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब जो है जब भी दो आवेशों के बीच बल की बात आती है तो कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, इन आवेशों के बीच लगने वाले बल को कहते क्या है। तो चूंकि आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत, तो आवेशों के बीच लगने वाले इस बल को विद्युत बल कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, चूंकि यह बल जो है किस नियम से प्राप्त है, कूलम्ब के लिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कूलम्ब बल भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं, तो जब भी वस्तुओं के बीच लगने वाले बल की दिशा वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होती है तो वैसे बल को केंद्रक बल कहा जाता है। तो चूंकि आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा भी उन्हें मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, इसलिए यह बल क्या है, केंद्रक बल है। एक बार यही ऑब्जेक्टिव पूछ दिया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत बल, कूलम्ब बल, केंद्रक बल, इनमें सभी, इनमें से सभी। तो उत्तर क्या होना चाहिए, सभी। विद्युत बल भी कहते हैं, कूलम्ब बल भी कहते हैं और केंद्रक बल भी। अब कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि दो स्थिर आवेश होते, ऐसी बात नहीं है। दोनों आवेश चाहे जिस अवस्था में हो, दोनों आवेशित वस्तु में विराम में हो, दोनों में से एक विराम में हो और एक गति में हो, दोनों गति में हर स्थिति में आवेशों के कारण जो बल है वो विद्युत बल तो है ही। हाँ, अंतर कहाँ पर आता है, अगर दोनों गतिशील हैं तो इनके बीच विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी लगता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि उनके बीच वैद्युत चुंबकीय बल लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि विद्युत बल नहीं लगता है, ये विद्युत बल आवेशित वस्तुओं की हर अवस्था में लगेगा, चाहे वो दोनों आवेशित वस्तुएं विराम में हो, चाहे दोनों गति में हो, या एक विराम में हो और एक गति में हो। अब ये जो कूलम्ब का नियम है, इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लिया, 5 μc तथा
10 में से। अब आप कहिएगा म्यू सी का मतलब क्या है? क्लास 11 में हम लोग चर्चा किए थे उपसर्ग का, प्रीफिक्स। क्या है उपसर्ग? तो किसी भी मात्रक के पहले 10 के कुछ निश्चित घातों के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं उपसर्ग। तो यहां पर म्यू जो है उपसर्ग है और इसको कहते हैं माइक्रो। और ये किसके लिए लिखा जाता है? तो 10⁻⁻⁶ कूलम मात्रक है आवेश का। तो 5 माइक्रो कूलम यानी 5 गुना 10⁻⁻6 कूलम तथा 10 माइक्रो कूलम यानी 10 गुना 10⁻⁻6 कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच लगने वाले बल की गणना करें। अब जैसे सवाल पूछ दिया तो आपका पहला काम होना चाहिए इसका डाटा तैयार करना। क्या क्या आपको दिया हुआ है? तो दो बिंदु आवेश दिए गए। तो आप मान लीजिए एक Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलम, इसको 5 गुना 10⁻⁻6। आप कहेंगे कि हम माइक्रो में ही लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी गणना होनी चाहिए किसी एक पद्धति में और कूलम ही एसआई मात्रक है आवेश का। दूसरा आवेश Q2 बराबर 10 माइक्रो कूलम यानी 10 गुना 10⁻⁻6। दोनों के बीच की दूरी R जो है वो कितनी दी गई? 10 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में आपको बदलना पड़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर को तो सेंटी यहाँ ये भी उपसर्ग है और सेंटी उपसर्ग का मतलब होता है 10⁻⁻2। यानी इसको आप लिख सकते हैं 10 गुना 10⁻⁻2 अर्थात क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर बना। इतना जब काम कर लिए तब अब सूत्र पर जाइए। तो हम लोग दो आवेशों के बीच बल का भी सूत्र लिखें। अब ये प्रश्न है, इस सवाल में कोई चर्चा नहीं है आवेश के बीच क्या उपस्थित है। हमने क्या बताया? जब कोई चर्चा नहीं हो तो सूत्र वही लेंगे जब उसके बीच या तो निर्वात है या हवा उपस्थित। तो F बराबर सूत्र क्या हो गया? 1/4πε0 Q1 Q2/R। अब मान रख दीजिए इसके जगह पर आपको क्या बताया? आप सीधे लिखिए 9 गुना 10⁻⁹ Q1 Q2 का मान लिख दीजिए 5 गुना 10⁻⁻6 10 गुना 10⁻⁻6 R स्क्वायर 10⁻⁻1 का। अब हल कर दीजिए। पहले हमेशा आप 10 के घात को हल कीजिएगा। तो यहाँ 10 का पावर कितना है? -6। यहाँ पर कितना है? -6। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 का पावर 1 है। जब आधार 1 ही होता है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो पावर 9 और यहाँ पर 1 10 हो गया। कि -6 और -6 क्या हो गया? -12। -12 और +10 बच गया -2। तो 9 गुना 5 और 10 के पावर बच गया -2। और यहाँ पर तो घात के ऊपर यदि घात हो तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। ये नहीं कि 10 के पावर -1 का स्क्वायर कर दीजिएगा 10 के पावर 2। तो -1 गुना 2 क्या हो गया? 10 के पावर -2। ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 45। मात्रक हमेशा मात्रक लिखना है अंत में, नहीं तो इसका कोई महत्व नहीं। तो चूंकि गणना एसआई में हुई है और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये 45 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप आवेशों के बीच बल की गणना कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बल दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दूरी बढ़ती है तो बल घटेगा, दूरी घटती है तो बल बढ़ेगा। इस पर भी एक हम सवाल अगले वीडियो में आपको बताएंगे।